जय हिंद। आज हम लोग 2023 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग का 2024 का 3 पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कि अगस्त का 2 शिफ्ट था और जून वाला साइकिल का था। जून का 1 पेपर और अगस्त का 2 पेपर। टोटल 3 पेपर हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी कवर कर लिया है विथ एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जो भी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट से जा करके आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप सारा पीवाईक्यू देख सकते हैं जितना भी कवर हो चुका है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दिसंबर 23 का। दिसंबर 23 का शिफ्ट 2 का पेपर आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हर वीडियो में हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। और आज को है डे 16 है। आज पीवाईक्यू सीरीज का डे 16 है। जो भी अभी तक 15 दिन नहीं देखे हैं वो 15 दिन आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक वीडियो। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग हिंदी से पहले हिंदी वाले पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे, और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग का जवाब रेडी होना चाहिए। डेली के तरह आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर एक सीरियस मोड में आप लोग बैठ करके 1 to 100 तक अपना कॉपी में आप लोग लिख लो एक बार। और सही होता है तो सही और गलत होता है तो गलत आपको करते चलना है हर वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, गुरु नानक सामान्य नरसंहार और 1521 में भारत पर आक्रमण करने वाले बाबर द्वारा लोगों के साथ किए गए व्यवहार के चश्मदीद थे। ये तो सही स्टेटमेंट है। मुगल सम्राट सिख गुरुओं के बढ़ते महत्व के प्रति सचेत थे और उन्हें प्रभावित करने और यदि संभव हो तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें शामिल करने का प्रयास किया। तो ये बोल रहा है कि दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक जो है वो चश्मदीद गवाह थे। वो 1521 में सम्राट बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण के दौरान वो गवाह थे। उसका दूसरा है कि जब सिख गुरु का जब प्रभुत्व बढ़ रहा था तो उसको मुगल सम्राट में मिलाने का कोशिश किया गया या उसको दबाने का कोशिश किया। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है। बाकी सारा आप लोग पीडीएफ से जाके पढ़ सकते हैं डिटेल्ड में एकदम। आपको अभी तक तीनों ईयर का जो हम लोग 3 पेपर अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, सारा 1 to 100 आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा चुका है पीडीएफ। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये तो एक इजी सा क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, गोपाल हरि देशमुख। ये लिखा गया था दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था नील दर्पण, जो कि नील आंदोलन से संबंधित है। ये नील दर्पण 1860 में जो नील दर्पण या इंडिगो मिरर भारतीय नाटक और साहित्य के क्षेत्र में एक मौलिक काम है। ये 1859-60 में जो नील विद्रोह हुआ था उसकी पृष्ठभूमि को यह दिखाता है। दीनबंधु का जन्म 1830 में हुआ था और उपन्यासकार और अत्यधिक प्रभुत्व होने के बाद मित्र ने अपने समय के जटिल सामाजिक मुद्दों और अन्यायों को संप्रेषित करने के लिए नाटक के माध्यम से नील दर्पण को लिखा और उसको सफलता भी बहुत मिला नील दर्पण को। और नील दर्पण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट ये नील दर्पण है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में बताए गए ब्राह्मण के निम्नलिखित कर्तव्यों में कौन सा गलत है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि पिछला शिफ्ट में पूछा था कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा वर्ग के बारे में नहीं कहा गया था, और यहाँ पे कौटिल्य से रिलेटेड पूछा है कि ब्राह्मण कौन नहीं क्या नहीं करता था। अध्यापन ये करता था, प्रतिग्रह उपहार स्वीकार करना करता था, उपहार बनाना ये भी करता था। लेकिन ये जो भूत रक्षा है, जीवित प्राणियों की रक्षा, ये ब्राह्मण का काम नहीं है, ये काम था क्षत्रिय का काम था, ये ब्राह्मण का काम नहीं था। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। जबकि हिंदू धर्म और अन्य भारतीय दर्शन एक सामान्य नैतिक सिद्धांत के रूप में अहिंसा और सभी जीवन के सुरक्षा पर जोर देता है, इसलिए कौटिल्य द्वारा बताए गए ब्राह्मण के कर्तव्य के संदर्भ में भूत रक्षण विशेष रूप से शिक्षण, उपहार प्राप्त करना और देने जैसे स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध कार्यों में से संरेखित नहीं होता। तो ये भूत रक्षा जो है ये गलत उसका मैच है। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछा गया है, कथन और अभिकथन के बारे में पूछा है। तो पहला है कि भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था।
ऐसे अनुदान जाति पर आधारित नहीं है, यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य के शासन काल के दौरान नाई भी दिए जाते थे, नाई को भी दिए जाते थे। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो ये जो है कि भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों को दिए जाते हैं, ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, केवल ब्राह्मण को नहीं दिया जाता था। और इस तरह के क्वेश्चन में अगर एक भी अगर गलत हो गया तो फिर आंसर आ गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब ये गलत है और आर जो है ये सत्य है। ऑप्शन नंबर 4, भूमि अनुदान केवल ब्राह्मणों को दिया जाता था, यह असत्य है क्योंकि ब्रह्मोदय, अग्रहारा और कई अन्य शब्दों के नाम से जाना जाता है। ये दोनों से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा है, ब्रह्मोदय और अग्रहारा से। धार्मिक संस्थानों पर विभिन्न विभिन्न समुदायों सहित कई लाभार्थियों को दिया जाता था, इसीलिए ये गलत हो जाता है। ऐसे अनुदान जाति पर आधारित नहीं है, यहाँ तक कि विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान नाई भी दिए जाते थे। तो इसीलिए आर जो है वो सही हो जाता है, ए जो है वो गलत हो जाता है। इधर कुछ आप लोग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है जो कि आप लोग को पीडीएफ में जा करके पढ़ लेना है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का बहुत ज्यादा कुछ मतलब बनता नहीं है एक एक चीज को पढ़ के बताने का। क्वेश्चन नंबर 5 है, कालामुख का संप्रदाय, कालामुख किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैन धर्म नहीं, शैव धर्म, हाँ शैव धर्म से जुड़ा था कालामुख और कपालिक दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का कालामुख हो जाएगा। ये 10वीं 12वीं शताब्दी के दौरान भारत में प्रमुख थे, रेड ही सही है। उन्होंने दक्षिण भारत में मठवासी संस्थाओं को बनाए रखा और द वीर शैव दर्शन और लिंगायत आंदोलन के विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका सबसे उल्लेखनीय मठ आधुनिक कर्नाटक के बेलगावी में था। हालांकि यह संप्रदाय 14वीं सदी तक गुमनाम में चला गया और 15वीं सदी तक व्यवहारिक रूप से गायब ही हो गया ये। तो ये बात याद रखना है। बाकी जैन धर्म के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं, नारायणवाद के बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं जाकर के पीडीएफ में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत में वर्णाश्रम धर्म के महत्व को दर्शाता है, मतलब धर्म का क्या मतलब दर्शाता है? बौद्धिक क्षमता ये दर्शाता है, समाज के नए राजाओं की रक्षा करने की शक्ति, हाँ ये भी दर्शाता है, व्यापार और वाणिज्य का महत्व भी दर्शाता है, मेहनत कश और कामगारों की आवश्यकता, ये भी सही है, जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो ये वाला तो पढ़ के ही गलत लग रहा है कि ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो ए बी सी डी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये वर्णाश्रम का कुछ कुछ है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा, रक्षा करने की शक्ति, व्यापार और वाणिज्य का महत्व, मेहनत कश और श्रमिकों की आवश्यकता, तो ये सब के बारे में धर्म जिक्र करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सॉल्ट पीटर के निर्माण का सबसे प्रमुख केंद्र था? तो ये सॉल्ट पीटर से ऑलरेडी यूजीसी क्वेश्चन बना चुका है, तो ये एक इजी क्वेश्चन है। मैसूर नहीं होगा, उत्तरी सरकार नहीं होगा, बिहार, हाँ बिहार का पटना जिला से जो है सॉल्ट पीटर बहुत मात्रा में ब्रिटिश लोग निकालते थे। तो उच्च गुणवत्ता वाले भंडार अन्य क्षेत्रों की तुलना में बिहार में पोटासियम नाइट्रेट का प्राकृतिक रूप से समृद्ध भंडार है जो सोरा के प्रमुख घटक है। अगर सॉल्ट पीटर ना लिख के अगर सोरा लिख दे तो भी बिहार ही होगा। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है कि इसके लिए बिहार संबंधित है इससे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सोगोड़ा ताम्र प्लेट शिलालेख के बारे में रिकॉर्ड, मथुरा, चन्हू, मनावसी जंक्शन, अन्न के भंडार गिरी, तांबे के हुड, तो किससे संबंधित है ये? तो ये जो है मथुरा, चन्हू, मानसी जंक्शन, अन्न का भंडार, ये चारों से संबंधित है। और तांबे का हुड जो है ये गलत है, मतलब कि ए बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में सबसे पुराने ज्ञात शिलालेखों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त सहगोड़ा ताम्रपत्र शिलालेख मौर्य काल का माना जाता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सहगोड़ा जो है ये मौर्य काल का है। शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसमें आपदा प्रबंधन और खाद्यान्न के भंडार से संबंधित निर्देशों का वर्णन किया गया है। तो एक बात ये भी याद रखना है। उसके बाद मनवासी जंक्शन यह वह स्थान है जहाँ शिलालेख से उल्लेखित है 2 अन्न भंडार स्थापित किए गए थे, इसलिए यह शिलालेख को विषय वस्तु में महत्वपूर्ण भूमिका है। और मथुरा, जबकि शिलालेख में मथुरा का उल्लेख अन्न भंडार से संग्रहित वस्तुओं के संभावित स्रोतों के रूप में किया जाता है। तो ये सब कुछ इससे संबंधित है। सहगोड़ा ताम्रप्लेट शिलालेख एक प्रमुख पुरातात्विक कलाकृति है जो कि मौर्य काल से विशेष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये ही कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है।
मैकडॉनल्ड कमीशन, कैंपबेल आयोग, लियोल कमीशन, हंटर कमीशन, स्ट्रेची कमीशन। तो इसमें से सबसे पहले आ जाएगा कैंपबेल कमीशन, जो कि 1863 के आसपास हुआ था। कैंपबेल के बाद आ जाएगा स्ट्रेची कमीशन, 73 के आसपास हुआ है, ये 1873-76 के आसपास हुआ है। उसके बाद आ जाएगा, कौन आएगा उसके बाद? उसके बाद आएगा लियोल आयोग आएगा, हंटर कमीशन आएगा, लास्ट में मैकडॉनल्ड आएगा। मतलब लास्ट में मैकडॉनल्ड आ रहा है, ए लास्ट में आएगा और कैंपबेल सबसे पहले आएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ही ट्राई करके आप लोग को देखना है कि खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है, BEDCA, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका देख लीजिए, कैंपबेल का 1865-66 होगा और ये जो है मद्रास को अपनी चपेट में जो लिया था अकाल, उसके बारे में बताया गया है कि अकाल ने उड़ीसा, बंगाल और बिहार के एरिया में 20 लाख लोगों की जान ले ली। अकेले उड़ीसा में 10 लाख लोगों की जान ले ली थी कैंपबेल कमीशन। उसके बाद इसका गठन किया गया। क्योंकि उड़ीसा में अकाल सबसे भीषण था, इसे उड़ीसा की अकाल कहा जाता है। इसके बाद सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त किया गया, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं अक्सर इसका। स्ट्रेची कमीशन ये 1876-78 में हुआ था। 19वीं सदी के शुरुआत के बाद अनुभव की गई कि सबसे भीषण आपदा थी। तो इसके बाद ये किया, 50 लाख लोग मारे गए थे। सच अ ह्यूज नंबर। 1880 में लिटन ने सामान्य सिद्धांतों के तैयार करने और निवारक और सुरक्षात्मक चरित्र के उपायों को सुझाव देने के लिए रिचर्ड स्ट्रेची के तहत एक आयोग की नियुक्ति किया, जो कि 1876 में हुआ था। उसके बाद हंटर आयोग ये 1882 में हुआ था और तत्कालिक वायसराय रिपन के समय पीरियड में ये हुआ था। और लियोल आयोग ये 1896-97 में हुआ था। इसने लगभग हर प्रांत को अलग अलग तीव्रता के साथ प्रभावित किया और प्रभावित होने वाली कुल आबादी 34 मिलियन होने का अनुमान लगाया जाता है। और अंतिम में हुआ था मैकडोनल्ड, जो कि 1899-1900 में हुआ है। ये भी अकाल से संबंधित है, मैकडोनल्ड आयोग। तो जो जो अकाल से संबंधित है आप लोग उसको अलग से एक बार मेंशन कर सकते हैं। बाकी इस तरह का क्वेश्चन यूजीसी प्रीवियस, मतलब कि पास्ट में भी ऑलरेडी पूछ चुका है यूजीसी इस तरह का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, एक बार अपना सीट में जो है ये सारा क्रोनोलॉजी ऑर्डर अपने सीट में मेंशन करते हुए चलना है, जहां भी आप नोट बना रहे हो। और कल मैंने आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है कि एक सीट में लिख करके सामने दीवार में आप लोग चिपकाते चलो, जो भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए पूछता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अतीत स्थिर रहता है लेकिन अतीत के बारे में लेखन बदलता रहता है, यह कथन किस मिलता है? EH कार के व्हाट इज हिस्ट्री से? नहीं। इतिहास और पुरातत्व पर यूजीसी मॉडल पाठ्यक्रम 2001, तो ये वाला जो है इससे मिलता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये वाला याद रखना। EH कार के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, एक बार अगस्त में पूछा है, एक बार दिसंबर में पूछा है। जैक्स डेरिडा की ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये वाला इंडिविजुअल तौर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑफ ग्रामेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये जैक्स डेरिडा से ये संबंधित है। मिशेल फोकाल्ट भी एक इम्पोर्टेंट हस्ती है, जो कि द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जिनके द्वारा लिखा गया था। तो ये वाला ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है, मैच द फॉलोइंग में पूछा था ये वाला क्वेश्चन मिशेल फोकाल्ट से रिलेटेड। लेकिन इसका सही उत्तर होगा कि इतिहास और पुरातत्व पर यूजीसी मॉडल पाठ्यक्रम 2001 में यह बात बोला गया था कि इतिहास स्थिर रहता है, इतिहास को इतिहासकार बदलता है, लेकिन इतिहास को लिखने के दौरान वो बदलते जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वह ग्रंथ जो महिलाओं को जैसी वह थी वैसी ही माँ, जैसी वह है वैसी ही माँ और वह जैसी होगी वैसी ही माँ के रूप में चित्रित करता है, तो ये वाला कथन कहाँ से संबंधित है? आनंद मठ, एक कपरिंसो बिटवीन वीमेन एंड मेन, मनुस्मृति या अर्थशास्त्र? तो ये वाला जो फेमस स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट आनंद मठ से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा 1882 में लिखा गया और इसे बंगाली साहित्य और अधिक व्यापक रूप से भारतीय साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह, ये वाला भी पॉइंट याद रखना है,
सन्यासी विद्रोह का चित्रण और वंदे मातरम गीत की पेश करने के लिए जाना जाता है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है आनंद मठ से ही लिया गया है। तो आनंद मठ में ये महिला और माँ के बारे में ये बताया गया था कि जैसी है, जैसी थी वैसी महिला, जैसी है वैसी माँ, और जैसे जैसे होने वाली है उस वैसे भी माँ के रूप में स्वीकार किया गया है, आनंद मठ में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि पालखेड़ा का युद्ध में हैदराबाद के निजाम को किसने हराया? पेशवा बाजीराव प्रथम, द्वितीय बालाजी विश्वनाथ या पेशवा नारायण राव? तो ये एक इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था हैदराबाद के निजाम के साथ, ये हुआ था बाजीराव प्रथम के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर 1, जो कि ये लड़ाई हुआ था 1728 में हुआ था, गोदावरी नदी के पास लड़ा गया था। यह मराठा के प्रमुख सैन्य नेता पेशवा बाजीराव प्रथम, जिन्हें इस संघर्ष में हैदराबाद के निजाम के सेना पर निर्णायक जीत हासिल की, मतलब कि बाजीराव प्रथम इसमें जीत गए थे। इस सफल अभियान ने बाजीराव प्रथम की गोरिल्ला युद्ध तकनीक की दक्षता इसमें कारगर साबित हुआ। यह युद्ध में जीत ने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य के प्रतीकात्मक प्रभुत्व को भी चिन्हित किया। तो 1720 से लेकर 40 तक पेशवा बाजीराव प्रथम का समय पीरियड रहता है। उन्होंने इसके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहाँ पर से जो है ना मराठा का जो पेशवा सब है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, तो ये सबसे क्रोनोलॉजी ऑर्डर में भी लगाने के लिए आप लोग से पूछा जा सकता है कि किसके बाद कौन सा रूलर आया था। ठीक है, पेशवा मतलब कौन आए थे इसके बाद। तो ये वाला भी टाइम ड्यूरेशन आप लोग को सारा का याद रखना चाहिए। 1720 से लेकर 40 तक बाजीराव प्रथम का है। आप लोग कमेंट करके बताना है कि बाजीराव द्वितीय का समय पीरियड कब से कब तक था। पेशवा बाजीराव द्वितीय का समय पीरियड कब से कब तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा शास्त्र सिक्कों के अध्ययन के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? समय की अर्थव्यवस्था, हाँ उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगा। सिक्का मूल्य वर्ग के बारे में भी बताएगा। उपयोग में आने वाली वस्तुएं धातुएं के बारे में भी बताएगा। लकड़ी उद्योग के बारे में क्यों बताएगा। शासकों के चित्र के बारे में भी बताएगा। मतलब कि लकड़ी उद्योग को काट देना है। डी कट जाएगा, डी कट जाएगा, डी कट जाएगा। तो ए बी सी ई ऑप्शन नंबर 2 जो है आंसर हो जाएगा। तो हार्ड क्वेश्चन ये नहीं था, आसान क्वेश्चन था। मुद्रा शास्त्र का क्या उपयोग है, ये वाला से संबंधित ये क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, कालक्रम में सजाने के लिए बोल रहा है कि मौर्य राजा अशोक का राज्याभिषेक यूची जनजाति को पराजित कर चीनी तुर्किस्तान से निष्कासित कर दिया गया। पुष्यमित्र सुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। सिकंदर ने डेरियस तृतीय को हराया और उसकी राजधानी पेरिपोलिस को जला दिया। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध। तो इसको क्रम में सजाना है इसको। तो सबसे पहले सिकंदर जब आ रहा था तो फिर डेरियस को वो हराते हुए आया, राजधानी को जलाते हुए आया वो। मतलब कि ऑप्शन डी जो है स्टेटमेंट सबसे पहले आएगा। तो डी सबसे पहले आ गया, ऑप्शन यहीं पे खत्म हो गया। सिकंदर इसके बाद पोरस के साथ युद्ध करेगा और इसके बाद अशोक का राज्याभिषेक होगा। उसके बाद बृहद्रथ की हत्या होगी और सबसे लास्ट में यूची कबीला जो है निष्कासित किया जाएगा वो लोग को। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। 331 ईसा पूर्व में गोग मेला के युद्ध में होता है, जहां सिकंदर महान ने फारसी राजा डेरियस तृतीय को उसकी राजधानी पेरिपोलिस को हराया था और उसको जला दिया, दहन कर दिया, पूरा का पूरा फारस को वो जला के खत्म कर दिया। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था 326 बीसी में हुआ था, जिसको कि हाइडेस्पेसिस की लड़ाई कहा जाता है। मौर्य राजा अशोक का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य राजा को हरा दिया 185 में, और यूची कबीला जो है ये 162 ईसा पूर्व। तो इसीलिए इसका DEACB जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया है। गोवा के पुर्तगाली वायसराय ने एंटोनियो कैम्पबेल का अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरे का निर्माण पूरा होना, रानी दुर्गावती की मृत्यु, टोडरमल की मृत्यु, हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये सब में सबसे पहले रानी दुर्गावती की मृत्यु होगा सबसे पहले, ऑप्शन सी जो है सबसे पहले होगा। और ये मृत्यु होने के बाद हुमायूं का मकबरा स्टार्ट होगा, बी होगा सी के बाद। तो सी के बाद बी आएगा। उसके बाद आएगा हल्दी घाटी का युद्ध होगा 76 वाला, ई जो है। उसके बाद ये एंटोनियो कैब्रेल को जो है अकबर के दरबार में भेजा जाता है, ए। उसके बाद डी, ऑप्शन नंबर 4 जो है 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। तो रानी दुर्गावती का मृत्यु ये 1564 में हो जाएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ये 1572 से स्टार्ट होगा।
हल्दी घाटी का युग 76 में होगा। और ये जो पुर्तगाली वायसराय है एंटोनियो कैब्रेल को अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में 1580 में पेश किया गया। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आप लोग को यात्री से जो क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सा यात्री किसके दरबार में आया, जो कालक्रम सजाने के लिए दिया जाता है, तो हो सकता है कि कभी ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक इससे क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए नहीं पूछा है। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, इसीलिए याद रखना है कि ये 1580 में भेजा गया था इसको। और टोडरमल की मृत्यु ये तो 89 में हो ही जाता है, जो कि अकबर का प्रशासन थे, भूमि राजस्व व्यवस्था देखा करता था, टोडरमल बंदोबस्त जिसने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पॉज करके आप लोग को इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे। 1836 के ठगी अधिनियम 30 और ठगी विभाग का लक्ष्य केवल धर्म के नाम पर अपराध करने वाले गिरोह पर पुलिस की निगरानी करना और उन पर मुकदमा चलाना था। तो इसके बारे में बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह विभिन्न पेरिपेटिक समूहों का ठग के रूप में ब्रांड करने का एक औपनिवेशिक निर्माण था। तो ये सही है। अंग्रेजों ने इसके खिलाफ कार्रवाई का सामाजिक सुधार का कार्य माना, ये भी सही है। ठगी के विरुद्ध अभियान के सूत्रधार सर विलियम सिलीमैन थे, ये भी सही है। कॉन्फेशन ऑफ ए ठग के लेखक माइक डैश है, ठगी के लेखक सर विलियम सिलीमैन है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों स्टेटमेंट इसका गलत है, डी और ई गलत है, ए बी सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। क्योंकि ये जो कन्फेशन ऑफ ए ठग है, ये भारत में एक ब्रिटिश राजनीति अधिकारी फिलिप मिडॉस टेलर की एक पुस्तक है, जो 1839 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखना, कन्फेशन ऑफ ए ठग जो है ये फिलिप मिडॉज टेलर की ये रचना है। और सिलीमैन जो है, ये ठगी का रचना ये नहीं है। सिलीमैन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट पुस्तक लिखा गया था, द रैम्पबल्स ऑफ एन इंडियन ऑफिशियल्स। तो ये बात याद रखना है, सिलीमैन का ये पुस्तक है द रैम्बल्स ऑफ एन इंडियन ऑफिसर। तो ये सबको आप लोग कहीं कहीं मेंशन करके आप लोग चलते रहो, क्योंकि ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यूजीसी बनाया नहीं है, और इस सबसे क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। ये सब रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कालक्रम में सजाने के लिए पूछा है। चरखे का सबसे पहला उल्लेख कागज मिला मंसूरा में। सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का पहला उल्लेख मोन्सरेट ने किया। मोन्सरेट आप देख सकते हैं कि मोन्सरेट कितना इंपॉर्टेंट है। रेत घड़ी का पहला भारतीय संदर्भ जावर आसवन प्रक्रिया द्वारा जस्ता पृथक किया गया। तो ये जो जितना कुछ दिया गया है, सबसे पहले इसमें कागज मिला था, मतलब बी जो है सबसे पहले होगा, बी सबसे पहले होगा। उसका जस्ता पृथक किया गया था आसवन प्रक्रिया के द्वारा, ई होगा बी के बाद, बी के बाद ई और आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर 2। सबसे लास्ट में जो है ये मोन्सरेट ने व्याख्या किया था पिस्टन, सिलेंडर और पिस्टन सीरीज का पहला उल्लेख मोन्सरेट ने किया था। और रेत घड़ी उससे पहले होगा, और उससे भी पहले होगा भारत में चरखे का प्रथम उल्लेख। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मोन्सरेट जो है किसके काल में आता है और कौन से सदी में आता है। ठीक है, ये आप लोग के लिए थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मंसूरा सिंध के बारे में 8वीं से 9वीं शताब्दी में ये खोजा गया था कागज। जावर वाला जो तकनीक है आसवन वाला 12वीं शताब्दी में ये हुआ था। पहला चरखा का उल्लेख 13वीं 14वीं शताब्दी में हुआ है। रेत घड़ी का उल्लेख 14वीं शताब्दी में हुआ है, और मोन्सरेट का उल्लेख 16वीं शताब्दी में हुआ है, जो कि अकबर के दरबार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी एक ए और आर मतलब कि कथन और अभिकथन से क्वेश्चन है। नवपाषाण काल के दौरान ही मानव का अधिवास प्रतिरूप अस्तित्व में आया। तो हाँ, ये बात सही है। नवपाषाण काल में वो लोग अस्थायी रूप से बसना पूरा तरह से स्टार्ट कर चुके थे। पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के दौरान मानव ने शायद एक स्थान पर बसने के बारे में नहीं सोचा था। तो हाँ, ये भी सही है, मतलब कि दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नवपाषाण, जिसको कि नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है, इसमें पशु को पालतू बनाना, कृषि स्टार्ट हो गया था, मनुष्य लोग रहना स्टार्ट कर दिया था। और जो ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल था, इसमें लोग घुमंतु थे, जानवर को मार करके खाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाना बदोश टाइप का ये लोग व्यक्ति थे। तो इसीलिए जो है तभी बसना स्टार्ट नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डैश को पेंटिंग के कंपनी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, दिल्ली नहीं, मद्रास नहीं, यूरोपीय नहीं, यह है पटना स्कूल। पटना स्कूल को पेंटिंग को कंपनी स्कूल के नाम से भी ये जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
कंपनी चित्रकला शैली से तात्पर्य उस शैली से है जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान उभरी 18वीं से 19वीं शताब्दी में। इस शैली ने ब्रिटिश संरक्षक को रुचि को पूरा करने के लिए पारंपरिक भारतीय कला रूपों का यूरोपीय प्रभावों के साथ मिश्रित किया। पटना स्कूल के नाम से प्रसिद्ध स्कूल कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग के सबसे प्रमुख उदाहरण है। तो ये याद रखना, दिल्ली स्कूल मुगल लघु चित्रकला के लिए जाना जाता है, दिल्ली स्कूल। और मद्रास स्कूल जो है भारतीय कला की क्षेत्रीय शैली, जिसका कंपनी स्कूल से कोई सीधा संबंध नहीं है। यूरोपीय स्कूल यह व्यापक रूप से पश्चिमी कला शैलियों और तकनीकी को संदर्भित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पटना। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बाबर के बाहर हिंदू उपनिवेशों की स्थापना किसके प्रयास है? बाबर नहीं है, यह भारत है, सॉरी। भारत के बाहर हिंदू उपनिवेशों की स्थापना किसके प्रयास है? पल्लव, हाँ पल्लव तो बाहर में एक्सटेंशन हुआ था। चोल का, चोल तो पूरा म्यांमार सब एरिया सब भी कवर किया गया था चोल के द्वारा। श्रीलंका भी कवर किया गया था, विजयनगर के द्वारा भी किया गया था। लेकिन ये खिलजी जो है भारत से बाहर एक्सटेंशन इसका नहीं होता है। और मौर्य का तो होता ही है ऊपर के एरिया में। तो 1 2 3 4 ए बी डी ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी ई हो जाएगा, ए बी सी ई ऑप्शन नंबर 4 जो है 20 नंबर का आंसर हो जाएगा। तो ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग को पीडीएफ में जा करके आप लोग को पढ़ लेना है। पीडीएफ आप लोग को जैसे ही 1 to 100 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज को थोड़ा सा हम लोग फास्ट फास्ट चले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं गए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने लायक क्वेश्चन वैसा कुछ था ही नहीं, कॉन्सेप्ट वाला भी क्वेश्चन वैसा कुछ था ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी आज हम लोग कवर कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। तो डेली डेली 20 क्वेश्चन ही हम लोग कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो फीडबैक ज़रूर देना है लाइक या डिसलाइक करके। लाइक भी कर सकते हो आप, और डिसलाइक यदि पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और कमेंट करके बताना है कि और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है इसमें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग 21 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को अपना हेल्थ पे ध्यान देना है और अपने टारगेट को लेके पूरा सीरियस रहना है। ये साल आप लोग का 2024 भी खत्म ही होने वाला है, और कुछ दिन बचा हुआ है। आज कितना, आज 17 दिसंबर हो गया है, और कुछ दिन का बात है, उसके बाद दिसंबर आप लोग का 24 खत्म। और दिसंबर वाले साइकिल के लिए बहुत ज़्यादा समय आप लोग के पास बचा हुआ नहीं है। इसीलिए बहुत एकदम 5वां गियर में आप अब जो है अपना तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।